मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम व्याख्या करने वाले हैं सफ़ेद रात कविता की। सफ़ेद रात कविता से संबंधित एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें कविता का वाचन किया गया है, साथ में कविता और कवि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। आज की इस वीडियो में हम इस कविता की व्याख्या समझने वाले हैं। कविता की व्याख्या को समझने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी कविता का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, एक निश्चित व्याख्या नहीं होती है। कवि जब किसी कविता की रचना करता है तो उसके मन में अनेक विचार होते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियों को वो अपने मन में महसूस करते हुए किसी कविता की रचना करता है। लेकिन जब पाठक उस कविता को पढ़ता है तो पाठक के भी अपने विचार होते हैं। और जब जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि कविता को हम जब बार बार पढ़ते हैं तो अनेक अर्थ ऐसे होते हैं जो हर बार पढ़ने के बाद पाठक के मन में खुलते हुए जाते हैं। तो कवि ने इस कविता को किस संदर्भ में लिखा है वो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साथ में जब हम इसको पढ़ेंगे तो आज की परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखेंगे और देखते हैं किस तरह से ये कविता हमारे सामने खुलती है। पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात, याद आ रही है वर्षों पहले की जंगल की एक रात। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि पुराने शहर की छत पर पूरे चांद की रात थी। कवि कुछ इस तरह का माहौल हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि कवि शहर में है और शहर पे छत में पूर्णिमा की रात में वो खड़ा है। याद आ रही है वर्षों पहले की जंगल की एक रात, लेकिन उसको उस पूर्णिमा की रात में, उस चांदनी रात में जंगल की एक रात याद आ रही है। वो शहर की उस रात में सुकून महसूस नहीं कर रहा, बल्कि उसके मन में कुछ अधूरापन है, कुछ छूटा हुआ सा है। इसीलिए उसको याद आती है बहुत साल पहले उसने जंगल में कोई रात बिताई थी। और क्या क्या याद आता है, आइए आगे देखते हैं। जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगलों को और बारहसिंगे पीछे छूट गए बारहसिंगों को। आगे कवि कहता है कि जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगलों को। अब उस रात में कवि ने महसूस किया कि जंगल जंगलों को पुकार रहे हैं, यानी कि वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतुओं के बीच में इतना अपनापन है, ऐसे लगता है कि वो एक दूसरे को पुकार रहे हैं। और शहर में हम एक दूसरे के आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी हम अपनापन महसूस नहीं करते। और बारहसिंगे पीछे छूट गए बारहसिंगों को, और ऐसा लगता है कि जो बारहसिंगे हैं वो अपने पीछे, झुंड के पीछे छूट गए बारहसिंगों को पुकार रहे हैं। वो तब तक इंतजार करते हैं तब तक कि पीछे छूटे हुए बाकी के बारहसिंगे नहीं आ जाते। लेकिन शहर में तो ऐसा नहीं होता। शहर में जो एक भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें जो लोग आगे निकल गए हैं वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते कि पीछे कौन है, कौन छूट गया है। तो यहाँ शहर और गांव के जीवन की तुलना भी यहाँ कवि हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में, निर्जन क्या होता है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता, सुनसान होता है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द भी क्या होता है, निर्जन होता है। निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए, और जो बारहसिंगों का जो झुंड है वो एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, जो पीछे छूट गए हैं, और धीरे धीरे वो ऊंची झाड़ियों के बीच में क्या हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, कवि की आंखों से ओझल हो जाते हैं। क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? अब कवि एक सवाल पूछता है कि क्या वो अभी तक बचे हुए हैं? वो जंगल, वो चांदनी रात, वो बारहसिंगे। पीले मिट्टी के रास्ते और खरहे, खरहे यहाँ पर एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है खरगोश। पीली मिट्टी के रास्ते, तो जंगल के रास्ते तो क्या होते हैं, मिट्टी के रास्ते होते हैं, वहाँ पर पक्की सड़क नहीं होती है। खरहे और बीच बीच में खरगोश भी होते हैं। महोगनी के घने पेड़, महोगनी का एक पेड़ होता है, जैसे नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है। तेज महक वाली कड़ी घास, और जंगल में तो अनेक प्रकार की घास होती है। तो कवि यहाँ विशेष रूप से कुछ बातों को बताते हैं हमारे सामने और उस रात के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि क्या जंगल में अभी भी वो सब बचा है, क्योंकि जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जंगलों को काट कर धीरे धीरे शहर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ भी एक चिंता, एक सवाल हमारे सामने कवि रखता है। आगे कवि कहता है, देर तक गोधुली ओस। गोधुली यहाँ पर एक शब्द आया है। पहले जो ग्वाले होते थे, जो चरवाहे होते थे, वो अपने जानवरों को लेकर, गाय भैंसों को लेकर जंगल में जाते थे, और गायों का पूरा झुंड जो होता है वो जंगल में चरने के बाद शाम के समय वापस आता था अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने घर, अपने गांव वापस आता था। तो ऐसी जो बेला होती है, जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, विशेष रूप से जब गायें वापस चर के अपने घर की ओर लौटती है, अपने बच्चों के पास लौटती हैं, तो ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, गोधुली। देर तक गोधुली ओस, रखवारे की झोपड़ी,
और उसके ऊपर 7 तारे। 7 तारे आप सभी जानते हैं, 7 तारों के समूह से सप्तऋषि बनता है। तो कवि कहता है कि क्या अभी भी वो गोधूली की ओस बची हुई है? क्या रखवारे की झोपड़ी वहां पर होगी? या ऊपर आसमान में हम स्पष्ट रूप से 7 तारे देख सकते हैं, सप्तऋषि देख सकते हैं? पूरे चांद की इस शहरी रात में किस लिए याद आ रही है? अब आगे कवि कहते हैं कि इस शहर में पूरे चांद की रात है, चांदनी रात है। मुझे तो इसको देखकर खुश होना चाहिए, सुकून महसूस करना चाहिए, लेकिन किस लिए याद आ रही है जंगल की रात? अब ऐसी रात में मुझे जंगल की रात याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं कवि के मन में कुछ उदासी है, कवि के मन में कुछ अधूरापन है। कवि को आज भी अपने बचपन की, अपने बीते हुए समय की वो रात याद आती है, वो जंगल याद आता है, वो गांव के दिन याद आते हैं। लेकिन वो मन में एक सवाल करते हैं कि किस लिए याद आ रहे हैं? यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे क्यों याद आ रहा है? हम किसी को क्यों याद करते हैं? जब हम जहाँ पर रहते हैं उसमें सुकून महसूस नहीं करते, और कुछ ऐसी जगह पर जब हमने सुकून महसूस किया था, जहाँ पर हमें अच्छा लगा था, उसको हम रह रह कर याद करते हैं। तो कवि को भी यहाँ पर जंगल की रात याद आ रही है। छत से झांकता हूँ नीचे, आधी रात बिखर रही है। आगे कवि कहते हैं कि इस चांदनी रात में मैं अपनी छत पर खड़े हुए हैं, सबसे पहले कवि ने बताया था, आधी रात बिखर रही है। ऐसे लगता है कि आधी रात हो चुकी है और धीरे धीरे अब रात बीत जाएगी और सुबह हो जाएगी, बिखर रही है। दूर दूर तक चांद की रोशनी फैली हुई है। सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ, सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ। अब कवि कहते हैं कि ऊपर से जब मैं नीचे देखता हूँ तो सड़क के किनारे जो फुटपाथ हैं वो मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं। खाली खुले आधी रात के बाद के फुटपाथ, ये खाली हैं, पूरे खुले हुए हैं। आधी रात में ये जो फुटपाथ हैं, जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही। बचपन में गांव के खुले आंगन में जब आसमान के नीचे मैं सोता था तो कितना सुकून महसूस करता था। लेकिन यहाँ जो फुटपाथ पे लोग हैं, उनके ऊपर भी खुला आंगन है, पूरी खुली रात है और उसमें वो फुटपाथ पर सोए हुए हैं, लेकिन वो सुकून कहाँ है? और खुली छतें बुलाती रही रात होते ही। अब कवि को खुली छतें बुलाती हैं, फिर से वो गांव की खुली छतों की याद करते हैं, खुले आंगन की याद करते हैं। कहीं भी रहूं, क्या है चांद के उजाले में। अब कवि कहता है कि मैं कहीं पर भी रहूं, शहर में रहूं, गांव में रहूं, लेकिन फिर भी मुझे वो जंगल की रात याद आती है, फिर भी मुझे गांव के वो खुले आंगन याद आते हैं। जो सुकून मुझे वहां पर मिला था वो मुझे यहाँ शहर में नहीं मिलता है। कवि को जो शांति, जो सुकून शहर में नहीं मिला, उसको वो अपने बचपन में, अपने बीते हुए समय में जो उन्होंने जंगल में बिताया था, गांव में बिताया था, वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि क्या है इस चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में? एक असहायता। हम कितने असहाय हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। जो मुझे कुचलती है, और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। उम्मीद है लेकिन वो उम्मीद तकलीफ दे रही है। शहर में इस तरह बसे, शहर में हम इस तरह से बस गए हैं कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे। कितनी गहरी बात यहाँ पर आलोक धनवा जी कहते हैं कि शहर में हम आकर बस जाते हैं, ना सुकून महसूस करते हैं। आलोक धनवा जी कहते हैं कि शहर में इस तरह बस गए हैं हम कि शहर के जीवन में हम सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन फिर भी एक असहायता है, एक उदासी है, एक अधूरापन है कि परिवार का टूटना ही इसकी बुनियाद हो जैसे। कि जब तक हम अपने परिवार से, गांव में जो परिवार है उसको तोड़कर नहीं आएंगे, छोड़कर नहीं आएंगे, तब तक हम शहर में बस नहीं सकते। तो शहर में बसना, अपने परिवार को तोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आना उसकी बुनियाद है। तो कितनी दुख की बात है, कितनी गहरी बात यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति शहर में आता है तब तक वो एक परिवार को तोड़ चुका होता है, एक परिवार को छोड़ चुका होता है, तभी वो शहर में आ सकता है। क्योंकि वो ऐसा नहीं करता कि पूरे परिवार के साथ शहर में आए। वो यहाँ पर रोजगार की तलाश में आता है, वो यहाँ पर सपने लेकर आता है, उनको पूरा करने के लिए आता है, अपने परिवार को पीछे छोड़कर आता है। और कहीं ना कहीं ये जो शहर है वो उसको इतना बदल देता है कि वो सिर्फ यादों में अपने गांव को याद रखता है, कभी लौटकर वापस नहीं जाता और ना ही अपने परिवार को अपने पास बुला पाता है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो शहर आते हैं, शहर के होकर रह जाते हैं, ना ही उनको सुकून मिलता है, ना ही उनको मन की शांति मिलती है और ना ही वो वापस लौट पाते हैं। इतने असहाय होते हैं कि गाँव में वापस भी नहीं जा सकते। तो परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे। न पुरखे साथ आए, न गांव, न जंगल, न जानवर, ना ही उनकी पुरखे साथ आए, ना ही उनके माता पिता साथ आए, ना ही उनके परिवार वहाँ पर साथ आते हैं शहर में, और ना ही पूरा गांव आता है, ना ही जंगल और ना ही जानवर। शहर में बसने का क्या मतलब है?
फिर से यहाँ पर एक गहरा सवाल कवि हमारे सामने रखते हैं, पाठकों के सामने रखते हैं कि शहर में बसने का क्या मतलब है। इस तरह से शहर में बसना क्या है? शहर में ही खत्म हो जाना। एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य, हर कहीं उसके भविष्यहीन तंबू। अब आगे एक और बात यहाँ पर जोड़ते हैं कवि कि एक विशाल शरणार्थी शिविर है, हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू हैं। अब लोग विस्थापित हो जाते हैं, गांव से लोग अपने परिवार को, पूरे परिवार को छोड़कर शहर में आते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ऐसे ही कितने सारे विस्थापित लोग हैं जो शहर में फुटपाथ पर सोते हैं, ना उनकी छत है उनके पास, ना उनका घर है उनके पास, ना मन का सुकून है, और गांव में उनके पास सब कुछ था। हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू। ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं होता है। हम कैसे सफ़र में शामिल हैं कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी है। अब आगे कवि कहते हैं कि ये कौन सा सफ़र है, ये कौन सी यात्रा है जिस पर हम निकल पड़े हैं, शहर की ओर निकल पड़े हैं। परिवार का टूटना ही जिसकी बुनियाद बन जाती है कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी है। विस्थापित क्या होते हैं? जो अपने घर से, परिवार से अलग कर दिए जाते हैं। सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर, कि नाम के लिए कोई शहर है, नाम के लिए कोई घर है, लेकिन वास्तव में है नहीं। इसके भीतर भी हम भटकते ही रहते हैं। शहर में हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी मन हमारा भटकता रहता है। मन का सुकून वहाँ पर नहीं मिलता, मन की शांति वहाँ पर नहीं मिलती। तो शहर से लोग वापस गांव नहीं जा पाते, गांव से शहर आ जाते हैं, और वहाँ के जीवन में इतना अंतर होता है कि शहर में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसको मन में सुकून नहीं मिलता, मन में उसके अंदर भटकन होती है, वो भटकता ही रहता है। आगे कवि कहते हैं, लखनऊ में बहुत कम बच रहा है लखनऊ, इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद। तो यहाँ कुछ शहरों के नाम लिखे गए हैं कि लखनऊ अब लखनऊ जैसा नहीं रहा। पहले जो लखनऊ होता था उसमें बहुत कम लखनऊ बचा है, बहुत कुछ बदल गया है। इलाहाबाद भी पहले जैसा नहीं रहा। कानपुर, बनारस और पटना और अलीगढ़, अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसा, कई तरह के बाजार, कई तरह की सौदाई। अब कहते हैं कि शहरों में वो पहले वाली बात नहीं है, इतनी हिंसा होने लगी है, लोगों में धैर्य नहीं है, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, मानवता धीरे धीरे कम होती जा रही है। हिंसा, कई तरह के बाजार, कई तरह की सौदाई, इनके भीतर, इनके आसपास, इनसे बहुत दूर बम्बई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा और हिंसा की तैयारी। अब आगे कवि कहते हैं कि इन बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर लोग आकर बस जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ अपनापन नहीं है, पहले जैसे शहर नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हिंसा और हिंसा के सौदागर पैदा हो गए हैं। और जो विस्थापित होकर यहाँ पर आते हैं वो सबसे ज़्यादा इस हिंसा का शिकार होते हैं। ना उनका अपना कोई घर होता है, ना अपना कोई वहाँ पर पहचान होती है, सिर्फ वो हिंसा का शिकार होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाओं की ओर यहाँ पर कवि इशारा करते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, और जिसमें एक आम आदमी एक तरह से फंसा दिया जाता है और उसको पता भी नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है। और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत भी किसके पास है? जो हिंसक होते हैं, जो हिंसा करते हैं। बहस चल नहीं पाती, हत्याएं होती हैं, और बहस नहीं होती हैं। किसी भी बात पर अगर समाधान निकालना है तो बहस की जा सकती है, अपना पक्ष रखा जा सकता है, विपक्ष भी अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन यहाँ पर तो हत्याएं होती हैं। बहस चल नहीं पाती, हत्याएं होती हैं, फिर जो बहस चलती है उनका भी अंत हत्याओं में होता है, और हत्याएं होने के बाद उनके ऊपर जो बहस होती है उनका भी कोई समाधान नहीं होता, उसके ऊपर भी हत्याएं होती हैं। भारत में जन्म लेने का मैं कोई मतलब पाना चाहता था। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं कोई इसका अर्थ ढूंढना चाहता था, कोई मतलब पाना चाहता था। अब वह भारत भी नहीं रहा जिसमें जन्म लिया। अब वो भारत कहाँ है जिसमें हम पैदा हुए थे? क्या है इस पूरे चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में, जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है? अब आगे कवि कहते हैं कि इस चांदनी रात में ऐसा क्या है जो मेरी सांसें लाहौर, कराची और सिंध तक उलझ जाती है, उसके बारे में सोचती हैं। क्या लाहौर बच रहा है? वह अब किस मुल्क में है? कौन से देश में है लाहौर? यहाँ भारत पाक विभाजन की जो त्रासदी है उसकी ओर इशारा किया गया है कि कितने सारे लोग विस्थापित हो गए थे, उनको अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान में जो रह रहे थे वो कहाँ पर आए थे? हिंदुस्तान में आए थे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन क्या लाहौर बच रहा है? वह अब किस मुल्क में है?
न भारत में है, न पाकिस्तान में, न उर्दू में है, न पंजाबी में। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, उन राष्ट्र का निर्माण करने वाले नेताओं से पूछो, उन सरदारों से पूछो जिन्होंने ये फैसला लिया था। उनको लगा था कि लाहौर अब बस गया है, लेकिन वहाँ के लोग तो पूरी तरह से अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन से मुल्क में है, और वो अपनी भाषा को भी नहीं जानते हैं कि वो उर्दू भाषा से संबंधित है या पंजाबी से संबंधित है। आज भी उनके मन में जो पीड़ा है, विभाजन की जो पीड़ा है, वो दूर नहीं हो पाई है। क्या लाहौर फिर बस पाया? फिर से यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जो कवि हमसे पूछ रहे हैं, साथ में कवि अपने आप से भी पूछ रहे हैं, समाज से भी पूछ रहे हैं कि क्या लाहौर फिर से बस पाया? क्या वहाँ के लोग ये विभाजन स्वीकार कर पाए? इतने समय के बाद भी क्या वो आम जीवन जी पाए? नहीं। आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं, आज भी उनके मन में एक टीस उठती है इस विभाजन की त्रासदी के बारे में पूछने पर, बात करने पर। आज भी वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, उनकी पहचान क्या है। जैसे ये अछूती आज की शाम की सफ़ेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। अब कवि कहते हैं कि मैं पहले लाहौर में था, अब लाहौर पाकिस्तान में है और मैं हिंदुस्तान में हूँ, लेकिन लाहौर मेरी सच्चाई है, इसको मैं नकार नहीं सकता हूँ। ऐसे ही जिन लोगों के साथ ये त्रासदी हुई है और जो भारत पाक विभाजन की पीड़ा से गुजरे हैं, वो उनकी सच्चाई है। वो इतने समय के बाद भी उसको भुला नहीं पाए हैं। कहाँ है वह हरे आसमान वाला शहर बगदाद? ढूंढो उसे। अब यहाँ बगदाद की ओर इशारा किया गया है। अब वह अरब में कहाँ है कि अरब के देश में बगदाद कहाँ बचा है? पूछो युद्ध सरदारों से जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो युद्ध की घोषणा करते हैं, उन सरदारों से पूछो इस सफ़ेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? जिस शहर को उन्होंने नष्ट कर दिया है, क्या वो उसको दोबारा बना सकते हैं? यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति के पास पूरी ताकत है। प्रकृति में अगर हम अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे तो उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ेंगे। युद्ध सरदार अपने आप को समझते हैं कि वो किसी भी शहर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो कुछ बना ही नहीं सकते, और जो कुछ बनाने की ताकत नहीं रखता है वो नष्ट कैसे कर सकता है? क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते। अब आगे कवि कहते हैं कि वे तो खजूर का एक छोटा सा पेड़ भी नहीं लगा सकते। कौन सी ताकत के बल पे वो अपने आप को इतना बड़ा युद्ध सरदार बना रहे हैं, इतना आतंक फैला रहे हैं, लोगों के जीवन में दहशत फैला रहे हैं? वो तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊँट का चल सकता है। धूल और गुबार से अंतरिक्ष की तरह खेलता हुआ क्या वे एक ऊँट बना सकते हैं? वो तो एक ऊँट भी नहीं बना सकते। एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता। सोता क्या होता है? पानी का सोता होता है, पानी का झरना आप कह सकते हैं, रेगिस्तान में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पहाड़ है और पहाड़ से कोई सोता निकलता है जो धीरे धीरे चश्मा बना। और जो सोता होता है वो धीरे धीरे चश्मा, ये आंखों पर लगाने वाला चश्मा नहीं है। चश्मा क्या होता है? पानी का जो झरना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चश्मा। और एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखेगी। अब उसे याद करोगे तो वे याद आएगी। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है। अब कवि कहते हैं, कल्पना करते हैं कि जो बगदाद है, जो शहर है, उसमें इतना आतंक है। युद्ध के सरदारों ने वहाँ पर युद्ध कर करके पूरी तरह से वहाँ के जीवन को नष्ट कर दिया है। हालांकि वो एक ऊँट भी नहीं बना सकते हैं, वो एक पानी का सोता भी नहीं बना सकते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है, वो कायर हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। और फिर वहाँ पर एक फिरोजी रुमाल बांधे हुए लड़की की कल्पना की गई है कि वो गलियों में कैसे घूमती थी, लेकिन इस आतंकवाद के कारण, युद्ध सरदारों के कारण अब उसे याद करोगे बस, और वह याद आएगी। अब वो है नहीं वहाँ पर, अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है। अब उसके साथ क्या हुआ ये आप सोच सकते हैं। मासूम जो बच्चे होते हैं, मासूम जो लोग होते हैं, वो इस युद्ध में कितना पीड़ित होते हैं, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। युद्ध सरदार फैसला सुनाते हैं, लेकिन आम जनता उसको भुगतती है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जिनको पता ही नहीं युद्ध क्या होता है, जीवन क्या होता है, और वो इस त्रासदी का हिस्सा बन जाते हैं। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है। आगे कवि कहते हैं, जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी। अब भगत सिंह का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि भगत सिंह जब फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अंग्रेजों ने कहा कि ये आतंकवादी है, क्रांतिकारी हैं, इन्होंने सही नहीं किया, जो बम फेंका था वो वाली घटना आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो हिंसा नहीं थी, हिंसा के आधार पर उनको फांसी दी गई थी, लेकिन उन्होंने तो अहिंसा ही की थी। उनका सबसे मुश्किल सरोकार अगर उन्हें कबूल होता, युद्ध सरदारों का न्याय,
उन्होंने युद्ध के सरदारों का जो न्याय था, जो फैसला था, वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों की नीति को अपनाया नहीं, उसका विरोध किया और इसीलिए उनको क्रांतिकारी, आतंकवादी कहकर उनकी हत्या कर दी गई। इसे हम हत्या ही कहेंगे। उनको फांसी दी गई, लेकिन वो हिंसा नहीं थी, अहिंसा थी। तो कितनी गहरी बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। तो वे भी जीवित रह लेते अगर वो स्वीकार कर लेते युद्ध सरदारों का न्याय, अगर अंग्रेजों की नीति को अपना लेते तो वो भी क्या कर सकते थे, जीवित रह सकते थे। बर्दाश्त कर लेते धीरे धीरे उजड़ते रोज मरते हुए लाहौर की तरह, तो वे भी जीवित रह लेते। बर्दाश्त कर लेते धीरे धीरे उजड़ते रोज मरते हुए लाहौर की तरह। लाहौर के जो लोग हैं, जिसके बारे में कभी यहाँ बता रहे हैं, भारत पाक विभाजन के समय की जो घटना यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरी सच्चाई लाहौर है। अगर वो बर्दाश्त कर लेते जो उनके साथ हुआ, जैसा कि वहाँ के लोगों ने बर्दाश्त किया, तो वो भी जीवित रह लेते। जीवित रह के भी पल पल मरते रहते, जैसा कि वहाँ के लोग जो बच गए थे, जिन्होंने इस त्रासदी के कारण पूरी तरह से अपने जीवन को उनके अनुसार ढालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो अंदर से घुट रहे थे, मर रहे थे, उनके मन में सुकून नहीं था। तो भगत सिंह भी अगर युद्ध सरदारों के न्याय को स्वीकार कर लेते, अंग्रेजों की नीति को अपना लेते, उनकी बात को मान लेते, झुक जाते, तो वो भी जीवित रह सकते थे। बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह, लाहौर की तरह बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह जो ये शहर हैं पूरी तरह से बदल गए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, बर्दाश्त कर लिया है। बनारस में रहने वाले लोगों ने, अमृतसर में रहने वाले लोगों ने, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह, तो भगत सिंह भी जीवित रह सकते थे। लेकिन भगत सिंह ने बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा। तो पूरी कविता को अगर हम देखते हैं तो इतनी आसान कविता तो हम नहीं कह सकते हैं इसे। एक बार पढ़ने से समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत गहरे अर्थ होते हैं और आप सभी विद्यार्थी 10वीं कक्षा के हैं, तो धीरे धीरे आपकी समझ विकसित हो रही है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ ऐसे हैं जो आप खुद ही समझते हुए चले जाएंगे। अभी आपकी परीक्षा है और बहुत सारे बच्चों ने कहा मैडम इसकी व्याख्या आप अपलोड कर दीजिए, तभी मैंने ये वीडियो जल्दबाजी में बनाया है। आशा करती हूँ आप इसकी व्याख्या को समझ पाएंगे। और दोबारा से एक बात ये कहना चाहूँगी, किसी भी कविता की व्याख्या को हम निश्चित दायरे में बांध नहीं सकते हैं। जो अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है, इससे अलग अर्थ भी हो सकता है, लेकिन मूल भाव जो है, यहाँ पर शहर और गांव के जीवन की तुलना की गई है, आप देखते हैं। फिर कविता थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो विस्थापितों की समस्या के बारे में बताया गया है, फुटपाथ के लोगों के बारे में बताया गया है, शहर और जंगल धीरे धीरे किस तरह से जंगल कम हो रहे हैं, वहाँ पर शहर बनते हुए जा रहे हैं, वो चिंता व्यक्त की गई है। फिर कवि कहता है कि भारत पाक विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी, तो वहाँ से किस तरह की पीड़ा लोगों के मन में रहती है। कवि स्वयं भी इस त्रासदी का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लाहौर मेरी सच्चाई है, वहाँ उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो बगदाद की बात की गई है, आतंकवाद की बात की गई है, युद्ध सरदारों की बात की गई है, और अंत में वो भगत सिंह का एक किस्सा छेड़ते हैं कि भगत सिंह ने क्या किया था, हिंसा नहीं की। सब लोग क्या कहते थे कि उन्होंने हिंसा की है, इसके आधार पर उनको फांसी दी जा रही है, लेकिन वो तो अहिंसा ही कर रहे थे। युद्ध सरदारों की बात को अगर वो मान लेते, हिंसा तो युद्ध सरदार कर रहे थे, और मान लेते तो वो भी जीवित रह पाते। बर्दाश्त कर लेते तो वो भी बनारस की तरह, अमृतसर की तरह, लखनऊ की तरह, इलाहाबाद की तरह, कानपुर और श्रीनगर की तरह जीवित रह सकते थे। जैसे कि बाकी लोग जो बर्दाश्त कर लेते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो घुट घुट कर मरते रहते हैं, लेकिन जीवित रहते हैं। तो इस कविता के अनेक गहरे अर्थ हो सकते हैं। आपके मन में कोई नया विचार है तो वो भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। कवि के अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। कविता के शब्दों के माध्यम से, उसके अर्थ के माध्यम से इसे हमने समझने की कोशिश की है। आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसके साथ हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। आशा करती हूँ कविता आपको समझ में आई होगी। 2 या 3 बार आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।